हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल विद्यासागर एकेडमी पर। और मैं हूं सर्वेश कुमार। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड अर्थात ट्रायंगल के सेंटर से जो रिलेटेड कंसेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे थे, और आज उसी से रिलेटेड जो और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे हम देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मेरे पास। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी। ए बी सी, और हमने कहा कि स्टूडेंट इस ट्रायंगल में बी सी के पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस बी सी के पैरेलल एक लाइन है मेरे पास पी और क्यू, पी और क्यू। इस बी सी के पैरेलल एक लाइन है मेरे पास पी और क्यू। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा पी क्यू है, पी क्यू, ये पैरेलल है किसके? बी और सी के। ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के। तो स्टूडेंट्स जो ए पी होता है अर्थात ए पी और बी पी का जो रेशियो होता है वो ए क्यू और सी क्यू के रेशियो के इक्वल होता है। अर्थात जो इस साइड का जो रेशियो होता है इस साइड के इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो ए पी है, ए पी अपान बी पी, अर्थात ए पी और बी पी, जैसे मान लीजिए ए पी और बी पी का जो रेशियो होता है वो इक्वल होगा ए क्यू और सी क्यू के, ए क्यू और सी क्यू के। तो ये जो हमने देखा कि अगर एक ट्रायंगल में बी सी के समानांतर पी क्यू जो लाइन दिया है या इसमें जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है इस बी सी के पैरेलल ये पी क्यू, तो इस ट्रायंगल में जो ए पी और बी पी का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके? ए क्यू और सी क्यू के। स्टूडेंट्स देखिए, आज चलिए हम एक एग्जांपल से समझे अगर इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में एक ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ए बी और सी, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अगर इसमें देखें तो इस बी सी के पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है, इस बी सी के पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है क्या? पी और क्यू। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए दिया है कि इस क्वेश्चन में कि जो बी सी है या जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? बी और सी के। और दिया है इसमें जो वैल्यू दी है वो दी है ए बी की जो वैल्यू है, जो ए बी की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। और जो ए क्यू रेशियो सी क्यू ए क्यू रेशियो जो सी क्यू का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2:3। अब हमें फाइंड करना है क्या? ए पी का जो वैल्यू होगा वो हमको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में बी सी के जो पैरेलल है पी क्यू एक लाइन है। बी सी के पैरेलल आपने देखा कि ये पी क्यू लाइन है और इसमें जो वैल्यू दिया है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए और बी ये पूरे का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और जो ए क्यू और सी क्यू अर्थात ए क्यू और सी क्यू का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। और पूछा है आपसे कि ए पी अर्थात ए पी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की क्या मान पूछा है कि कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व अगर करें हम, तो देखिए मान लीजिए कि अगर हम जानते हैं कि इसका जो रेशियो दिया है, अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका करें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका ये कहें कि इसका रेशियो कितना दिया है, ए क्यू और सी क्यू का जो रेशियो दिया है 2 कितना दिया है? 3 दिया है। अर्थात ए क्यू सी क्यू का रेशियो 2:3 दिया है। हम कह सकते हैं कि अगर
पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों समानांतर हैं आपस में तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो कह सकते हैं कि जो ए पी रेशियो बी पी होगा वो कितना होगा, 2:3। क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में ये जो साइड है BC इसके पैरेलल अगर एक लाइन है तो जो इस तरफ जो रेशियो या इधर जो भी दोनों तरफ में किसी भी साइड अगर एक रेशियो दिया है तो नेक्स्ट साइड में वही रेशियो उसकी वैल्यू हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर एक पैरेलल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो आपस में उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो AP है और BP है उसका भी रेशियो हम लिख सकते हैं कितना, 2:3। तो हम यहाँ लिख लें कि कितना होगा, 2:3 होगा, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो आपसे किस चीज़ का वैल्यू पूछा है, AP का वैल्यू पूछा है। तो आप निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि पूरे की वैल्यू दिया है AB का कितना, 20 सेंटीमीटर। ये AB की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर और आपको AP और BP की रेशियो भी पता हो गया तो आप AP का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि मान लीजिए क्या करना है हमको, AP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि AP की जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 2, और दोनों रेशियो का जो वैल्यू दिया है सम करने पर जो आएगा कितना आएगा, 2 और 3 5, और टोटल AB के जो वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। अर्थात जो AP का जो वैल्यू आया हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। जब AP का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो BP का जो वैल्यू होगा कितना होगा भाई, पूरा AB का जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि AP का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो BP का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं या इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में BC के पैरेलल PQ दिया है तो जो इसका रेशियो इधर दिया है 2:3 तो इधर भी वही रेशियो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन दूसरे लाइन के अगर पैरेलल है, समान है, तो जो उसका रेशियो दिया हुआ होता है उस रेशियो का इस साइड का भी जो रेशियो होता है उसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ रहता है, ये PQ पैरेलल BC है, तो हम कह सकते हैं कि जो AP अपान BP का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, AQ और CQ का। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि AQ और CQ का रेशियो 2:3 है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि मान लीजिए जैसे कि AP अपान BP का जो रेशियो दिया रहता है वो कितना है, इक्वल होता है AQ अपान CQ का, और इसका रेशियो दिया है 2:3, या हम कह सकते हैं कि 2/3 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर देखिए इसी तरह हम नेक्स्ट अगर कंसेप्ट के बारे में देखें तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है A B और C। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ABC में हमने कहा मान लें कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब इस त्रिभुज का AB का जो मध्य पॉइंट है यानी मिड पॉइंट जो है क्या है, P है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Q है। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, PQ है, और इस PQ के लाइन को हमने क्या किया, ड्रा किया, यानी कि इस PQ लाइन को हमने खींचा। तो जो AB का जो मध्य बिंदु P है और AC का जो मध्य बिंदु Q है, इन दोनों को मिलाने पर PQ की जो लंबाई होती है वो BC की क्या होती है, आधी होती है। अर्थात ये हम कहें कि अगर इस
ए बी का मिड पॉइंट P और ए सी का मिड पॉइंट Q, और इस P Q को अगर पॉइंट को मिलाने पर जो हमारी लाइन बनी है, इस लाइन की जो वैल्यू होती है इस BC की वैल्यू की क्या होती है, आधी होती है। अर्थात हम अगर ये कहें कि AB का मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट कितना है, P है, और उसी तरह AC का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, Q है। अगर इन दोनों को मिलाने पर इन दोनों को मिलाने पर जो PQ लाइन है या जो PQ रेखा है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई BC के आधी होती है, BC के आधी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो PQ की वैल्यू होगी, वो कितना होगी, PQ की वैल्यू वो हाफ होगी किसका, BC का। ओके, जो PQ की जो वैल्यू होगी हाफ होगी किसके, BC के। और साथ ही साथ ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर भी होंगे। ये जो BC है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानांतर भी हो जाएंगे। अगर मिड पॉइंट की लाइन को अगर हमने मिलाया है तो ये तो PQ की लंबाई हुआ, और इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, B और C के। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि इस ट्रायंगल में अगर इस मिड पॉइंट है, मान लीजिए P और Q, इस मिड पॉइंट पर एक रेखा है, कोई भी रेखा PQ है। अगर मान लीजिए कि BC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं PQ की वैल्यू बताइए, तो आप कह सकते हैं कि जो PQ की वैल्यू होगी कितना होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस PQ की जो लंबाई होती है इस BC की लंबाई की आधी होती है। कब, जब त्रिभुज में मध्य बिंदु को मिलाने पर जो एक रेखा बनी है, इस रेखा को हमने जानते हैं कि मिड पॉइंट का जो लाइन है इस एक दूसरे को क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और इसी के साथ ही साथ इस BC के वैल्यू के आधी हो जाती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 20 है तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 40 है, इसका 20 हो जाएगा। अगर आइए एक एग्जाम्पल से समझे, अगर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक, कि अगर कोई एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में, साथ ही साथ हम क्वेश्चन को भी देखते चले ताकि हमसे हमारे कंसेप्ट है वो क्लियर होता चले। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। सेकेंड है आपके पास समकोण त्रिभुज,
सेकेंड है आपके पास समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड है आपके पास अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और लास्ट है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा, यानी कौन सा त्रिभुज होगा? एक्यूट एंगल होगा अर्थात निम्न कोण होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, या अधिक कोण त्रिभुज होगा अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो बताइए आप कौन सा ट्रायंगल होगा? कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसके टू एंगल है उन दोनों का जो सम है थर्ड एंगल के सम के क्या है, थर्ड एंगल के वैल्यू के बराबर है। तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग करें, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लें कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और हम कह रहे हैं कि इसमें जो भी है, हम तो जानते हैं क्या कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल होती है उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। और ये कहा है कि इसमें दो एंगल इक्वल हैं, यानी दो जो कोण है उसका योग क्या है? तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो मान लीजिए हमने कहा कि एंगल ए और एंगल बी का जो वैल्यू है, यानी सम करने पर वो एंगल सी के वैल्यू के क्या होगा? बराबर होगा। तो जैसे देखिए यहाँ से एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। हमको वैल्यू नहीं पता है कि क्या है एंगल सी की वैल्यू, तो हम एंगल सी को एंगल सी ही रहने दें। तो मान लीजिए कि ए और बी का जो सम है ये किसके है? एंगल सी के इक्वल है। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एंगल एक सी दिया है 180। ओके, समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो कोई भी कह सकते हैं या कोई भी एंगल ले सकते हैं कि ए और सी को ले लीजिए, बी के इक्वल कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ए बी को करिए, या एंगल बी और एंगल सी को ले लीजिए, एंगल ए के इक्वल कर दीजिए। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो हमने कहा कि एंगल ए और एंगल बी जो है इसका जो सम है दोनों एंगल का वो एंगल सी के इक्वल है। तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? एंगल सी के इक्वल के बराबर। और यहाँ पर ये एंगल सी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? एक एंगल सी और एक यहाँ एंगल सी, ये हो जाएगा 2 एंगल सी इक्वल टू में 180। और यहाँ से एंगल सी इक्वल टू आएगा 180, ये इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 90। यानी कि जो एंगल सी की जो वैल्यू आया कितना आया? 90 डिग्री आया। हमने तो ये देखा कि एंगल सी की वैल्यू कितना आया? 90 डिग्री आया। अर्थात कि अगर त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बताइए वो कौन सा एंगल होगा? तो आप कह सकते हैं कि वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा अर्थात समकोण त्रिभुज होगा। तो क्या बताइए, ये जो फिगर है मेरा करेक्ट है? नहीं, ये फिगर मेरा रॉन्ग है, ये फिगर नहीं होगा। फिगर क्या होगा? तो फिगर होगा मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ सी दे दीजिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। या कह सकते हैं कि भाई ये तो 90 एंगल सी की वैल्यू कितना आया है? 90 डिग्री आया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर सी रख दिया, यहाँ बी और यहाँ ये फिगर मेरा करेक्ट है। तो हम देखिए कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो सेकेंड था वो क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, अगर ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है,
जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा कि एक ये फिगर दिए, एक लाइन है ये, कुछ इस तरह है और यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि जो यहाँ पर एंगल ए है, ये ए बी और यहाँ पर मान लीजिए कि ये सी है और यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। ये फिगर है कुछ इस तरह और यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है, इस एंगल ए की जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 50 डिग्री एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि एंगल बी की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ से यहाँ तक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दिया है, इस एंगल का नाम दिया है ए और इस एंगल का जो नाम दिया है बी और इस एंगल का नाम दिया है मान लीजिए स्मॉल सी। ओके, और ये पूछा है कि मान लीजिए यहाँ भी एक एंगल बना है एंगल ई, यहाँ जो वैल्यू दिया है वो दिया है 100 डिग्री और यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है क्या कि जो मेरा एंगल सी है, एंगल सी माइनस एंगल वी की क्या वैल्यू फाइंड करिए, यानी एंगल सी माइनस एंगल वी का मान बताइए। और इसमें क्वेश्चन में आपका दिया है कि जो BC है, सॉरी जो EF है वो क्या है BD के पैरेलल है या OD के CD के पैरेलल कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए आप कि जो EF है, जो ये मेरा E और F है वो C और D के क्या है पैरेलल है, यानी यहाँ जो पॉइंट C है इस CD के पैरेलल क्या है EF है। तो हम यहाँ लिख लें कि गिवन जो है वो क्या है, यानी दिया है कि जो EF है वो पैरेलल है किसके CD के, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और आपसे वैल्यू पूछा है कि एंगल C माइनस एंगल V का जो वैल्यू होगा उस क्या होगा फाइंड करिए, का मान बताइए। चलिए, तो आप इसको सिंपली क्वेश्चन को समझ कर सकते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ इसका फिगर उस तरह बना है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि इस फिगर में ये बताइए कि यहाँ तो आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरा ABC, अगर इस ट्रायंगल को केवल अभी हमने ये देखा कि इस ट्रायंगल को हमने देखें कि ABC है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 180 होगा, आप जानते हैं। और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 90 दिया है, तो क्या बताइए आप एंगल ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? हाँ कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि जो एंगल ए होगा कितना दिया है, सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 90 + 50 की अगर ट्रायंगल ABC की अगर बात करें ABC केवल इतने ट्रायंगल की अगर हम पहले बात करें तो ABC में क्या जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, देखिए एंगल C, यहाँ पर C पॉइंट है लेकिन एंगल हम A की बात कर रहे हैं क्योंकि इस एंगल की जो वैल्यू पूछा है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, आप इतना जानते हैं। एंगल A की वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है, प्लस एंगल B की वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, प्लस एंगल C की वैल्यू की जगह पर A की दिया है और इसी A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A इक्वल टू में 180। अब बताइए A की वैल्यू क्या फाइंड नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। इधर देखिए 180 और ये 90 + 50 इधर लेकर जाइए, कितना हो जाएगा माइनस करिए, बताइए ये कितना होगा 140, तो माइनस आएगा कितना 140। ए की वैल्यू कितना आया, ए की वैल्यू आया 40 डिग्री। आप कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, यानी कि जो एंगल ए है वो कितना है, एंगल ए की वैल्यू
40 डिग्री, यानी एंगल ए की जो वैल्यू है कितना है 40 डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होगा वो 180 के बराबर होगा, और यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू दिया है 50, एंगल बी की वैल्यू दिया है 90, और एंगल सी के जगह पर हमको फाइंड करना है ए दिया है स्मॉल, और इस स्मॉल ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि एंगल ए की वैल्यू 50 + 90 + ए = 180, और यहाँ पर 50 + 90 140 इक्वल की इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू हमने फाइंड किया 40 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल ए की जो वैल्यू है कितना है 40 डिग्री है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, तो आप यहाँ लिखिए कि एंगल ए की जो वैल्यू है कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ओके। अब अच्छा एक बात बताइए कि अगर एंगल स्मॉल सी की अगर बात करें, इस पॉइंट सी पर जो एंगल पूछा है सी की, स्मॉल सी की, इसकी अगर बात करें तो ये बताइए कि अगर सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, अगर इस सी डी जो है सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के अगर पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पैरेलल दो लाइनें हैं उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है उन दोनों का जो सम होता है कितना होता है 180 होता है। इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। और यहाँ पर देखिए ये जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो इस लाइन को ई एफ को कुछ इस तरह बढ़ा लीजिए, इस तरह हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, तो यहाँ से एंगल ई और एंगल सी जो होगा दोनों मिलाकर 180 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर एंगल ई की वैल्यू दिया है कितना 100 डिग्री, तो एंगल सी बताइए कितना होगा, बताइए। तो एंगल सी कह सकते हैं कि एंगल जो सी होगा, एंगल सी इक्वल टू होगा कितना होगा 80 डिग्री। कैसे होगा, तो ये होगा इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग होगा। आप ये जानते हैं कि इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। जैसा कि आपको पता चल गया कि एंगल ए भी आपको पता हो गया कि 40 डिग्री, एंगल सी भी पता हो गया कितना 80 डिग्री, तो एंगल बी बताइए कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर क्या कहता है मेरा कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक लाइन है, इस लाइन पर अगर ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये पूरा जो एंगल मेरा बनता है वो कितना बनता है 180 बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या दिया है 40, यहाँ पर सी की वैल्यू आ गया है मेरा कितना 80, यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पर ये है 80। तो आप कह सकते हैं कि जो ये मेरा पूरा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये एंगल होगा वो कितना होगा 180 होगा। तीन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 80 + 40 क्या करेंगे ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए, आपका एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी की जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे होगा, तो ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग होता है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग होता है। ओके। तो देखिए आपके पास एंगल ए भी पता हो गया, एंगल बी भी पता हो गया कितना 60 डिग्री, और एंगल सी भी पता हो गया कितना 80 डिग्री। तो वैल्यू किसकी पता करना है, एंगल सी माइनस एंगल बी का वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर एंगल सी और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंगल सी की वैल्यू बताइए कितनी है। तो एंगल सी यहाँ लिख लीजिए कि एंगल सी माइनस एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल सी की वैल्यू रखिए 80 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री, और ये जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 20 डिग्री, और यहीं 20 डिग्री मेरा आंसर है, यहीं आपको फाइंड करना था। ओके। तो इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले फिगर को अच्छे से समझिए कि फिगर में क्या दिया है, क्या फाइंड करना है हमको, इस तरह क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करिए। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह अगर हम बढ़ें बात करें तो मान लीजिए
कि मेरे पास त्रिभुज में जो हम अभी बात किए थे सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक और परिकेंद्रक और लंब केंद्रक, अर्थात कि जो मेरे पास सेंट्रॉयड था सर्कम सेंटर था और जो मेरे पास लंब केंद्र था अर्थात ऑर्थो सेंटर था ये तीनों जो होता है आपस में क्या होता है, आपस में समरेखीय होता है, अर्थात ये तीनों एक रेखा में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें, ये सभी कंसेप्ट आप अच्छे से नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा ये कंसेप्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये मान लीजिए एक तरह से आपका अगर कंसेप्ट के बारे में आपको डिटेल से नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को कुछ टच नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपको ऊपर से निकल जाएगा, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि जो मेरे पास त्रिभुज होता है, त्रिभुज में लंब केंद्र, अगर लंब केंद्र की बात करें, लंब केंद्र, केंद्रक, सेंट्रॉयड या परिकेंद्र अर्थात सर्कम सेंटर, इन तीनों की अगर बात करें तो ये समरेखीय होता है, समरेखीय होता है। समरेखीय होता है कैसे, समरेखीय क्या होता है, तो ये तीनों एक लाइन पर होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, ये एक लाइन है मेरे पास और यहाँ पर हमने कहा कि मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या है, लंब केंद्र है, इस पॉइंट पर लंब केंद्र है, इस मिड पॉइंट पर हमने कहा केंद्रक है और इस पॉइंट पर कहा हमने कि परिकेंद्र है, परिकेंद्र है। हम अभी अंतः केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंतः केंद्र को अभी हम बताएंगे, उसका कुछ कंसेप्ट अलग होता है। अभी हमने केवल आपको लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्रक के बारे में बताया, अर्थात ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर के बारे में हमने बात कहा कि ये तीनों जो होते हैं समरेखीय होते हैं, अर्थात ये तीनों एक रेखे में होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास केंद्रक होता है अर्थात जो सेंटर होता है वो क्या करता है, जो मेरे पास केंद्रक है तो आप कह सकते हैं कि केंद्रक लंब केंद्र, केंद्रक जो है लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात जो केंद्रक है मेरे पास, जो सेंट्रॉयड है, ये सेंट्रॉयड इस लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 2:1 में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अर्थात विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2:1 यानी 2 इस साइड और 1 इस साइड, 2:1 में जो सेंट्रॉयड है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो केंद्रक है कैसे लंब केंद्र और परिकेंद्रक को क्या किया, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट का, तो अगर हम इसमें अंतः केंद्रक की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि जो मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक इक्वालेटरल एक ट्रायंगल है। जैसे मेरे पास ये है
कि ये मेरे पास इक्वालेटरल ट्रायंगल है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है ABC। ये मेरे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल है। अगर इसमें हम बात करें तो देखिए, अगर लंब की बात करें, अगर इसमें लंब की बात करें, परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो क्या होता है, इस पॉइंट से इसके सामने वाली रेखा पर हमने क्या किया, एक लंब डाला, ये ओके। आप जानते हैं कि ये तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ये एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर डाला, इस तरह से इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर क्या लंब डाला। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम बाइसेक्टर की अगर बात करें, समद्विभाजित की बात करें एंगल की, तो यहाँ से एंगल भी समद्विभाजित होगा, तो ये होगा, यहाँ से इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ हाफ में इधर होगा, जिधर इधर जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये होगा, जितना ये वैल्यू होगा इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, तो उतना ही ये एंगल होगा। अर्थात जो कहने का मेरा मतलब ये है कि इक्वालेटरल ट्रायंगल में अगर हम लंब की बात करें, अगर लंब की बात करें अर्थात परपेंडिकुलर की बात करें, अर्थात मीडियन की बात करें, माध्यिका की बात करें, माध्यिका की बात करें, मीडियम की बात करें, या ये जितने भी जो लंब होते हैं, माध्यिका होते हैं, बाइसेक्टर, समद्विभाजित की अगर बात करें, ये जो भी होते हैं इन सब क्या होते हैं, समपाती होते हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट पर सब क्या इक्वालेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और जो मेरे पास मीडियन होते हैं, ये तीनों जो होते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल में एक ही सेंटर पर क्या करते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्रक, अंतःकेंद्रक, परिकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र, तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, अर्थात समपाती होते हैं, समपाती होते हैं, अर्थात समपाती होते हैं। तो ये कह सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो इक्वालेटरल ट्रायंगल होता है, इक्वालेटरल ट्रायंगल में या हम बात करें परपेंडिकुलर की, या बात करें सेंट्रॉइड की, या बात करें मीडियन की, या बात करें सर्कम सेंटर की, जो भी होता है सब एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, मिलते हैं। जो भी बनेगा, कुछ भी बनाइए आप, वो एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि इक्वालेटरल ट्रायंगल कुछ स्पेशल होता है, जिसमें सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर, मीडियन, जितने भी ये सेंटर होते हैं सभी का सेंटर एक ही होता है। किसमें, तो केवल एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल है हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर के बारे में देखा। चलिए कुछ हम अभी बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर के, तो क्वेश्चन को भी देखते चलें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि त्रिभुज के शीर्षों से
यानी वर्टिक्स से समान दूरी पर स्थित केंद्र, जो स्थित केंद्र होता है, स्थित केंद्र अर्थात सेंटर जो होता है वो क्या कहलाता है? स्थित केंद्र कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? जो हमारे ट्रेंगल होता है, अभी आपको हमने बताया कि ट्रेंगल में जो वर्टिक्स होता है, अगर वर्टिक्स से समान दूरी पर सेंटर है, अगर उस वर्टिक्स से समान दूरी पर सेंटर की बात करें तो बताइए उस सेंटर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया गया है। मान लीजिए ए ऑप्शन है अंतःकेंद्र, बी ऑप्शन है आपके पास शीर्षलंब, सी है आपके पास परिकेंद्र सर्कम सेंटर, और डी है आपके पास माध्यिका केंद्र मीडियम सेंटर। बताइए क्या होगा? अगर त्रिभुज के शीर्षों से यानी वर्टिक्स से समान दूरी पर स्थित केंद्र होता है तो उस केंद्र को हमने क्या कहा? तो उस केंद्र को आप जानते हैं क्या होता है? परिकेंद्रक सर्कम सेंटर होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पर वर्टिक्स के जगह पर अगर हमने साइड की बात कर लिया होता है, अर्थात भुजा की अगर बात कर लिया होता, तब आप कह सकते हैं कि वह अंतःकेंद्र की सेंटर होता है, अर्थात अंतःकेंद्र। और आपको हमने बताया है कि जो अंतःकेंद्रक होता है और जो परिकेंद्रक होता है, इन दोनों में हम आपको डिफरेंट बताया था कि इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि इसका जो केंद्रक होता है वो वर्टिक्स से समान दूरी पर होता है, और जो अंतःकेंद्रक की अगर हम बात करेंगे तो अंतःकेंद्रक का जो सेंटर जो होता है वो साइड से समान दूरी पर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेरे पास ये ऑप्शन सी है मेरे पास, वो क्या है? ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट है। इस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो इस चीज़ों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि जो इन सेंटर है या सर्कम सेंटर है, इन दोनों को हम अच्छे से आपको बताया है कि क्या डिफरेंट होता है, किसको अगर वर्टिक्स से समान दूरी पर जो सेंटर होता है उसको देखा जाए, या साइड से जो समान दूरी पर जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर वर्टिक्स की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि परिकेंद्रक होता है, अर्थात सर्कम सेंटर होता है। अगर भुजा की बात करें, साइड की बात करें, कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि हम साइड से बोल दिए होते कि इस साइड से समान दूरी पर, अर्थात भुजा से समान दूरी पर स्थित जो केंद्र होता है वो क्या होता है? तो आप कहते हैं कि इन सेंटर होता है, अर्थात अंतःकेंद्रक होता है। लेकिन यहाँ पर वर्टिक्स दिया था इसलिए हमने कहा कि ये सर्कम सेंटर होगा, अर्थात परिकेंद्रक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि किसी समकोण त्रिभुज का यदि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात परपेंडिकुलर लंब 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर, वह जो बेस है यानी जो आधार दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, हो तो इस त्रिभुज पर बनाए गए इस त्रिभुज पर अर्थात ट्रायंगल पर बनाए गए परिवृत्त अर्थात
सरकम सेंटर में जब हम बनाए थे परिवृत्त, तो उस वृत्त की बात कर रहे हैं। परिवृत्त का जो व्यास होगा, परिवृत्त का जो व्यास होगा, व्यास अर्थात डायमीटर कितना होगा, कितना होगा बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप और बताइए कि कितना होगा। इसका ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर। सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास वो है 12 सेंटीमीटर। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो है 25 सेंटीमीटर। और जो लास्ट है वो है 13 सेंटीमीटर। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर हो, तो इस त्रिभुज पर अर्थात ट्रायंगल पर जो सरकम सेंटर में जो वृत्त परिवृत्त की बात किए थे उसका जो डायमीटर अर्थात व्यास होगा वो कितना होगा। स्टूडेंट्स, आपको हमने अच्छे से समझा के बताया था कि उसका जो डायमीटर होता है वो कैसे होता है, कितना होता है। उसका जो डायमीटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम उसी को हाइपोटेनस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसमें जो हाइपोटेनस होता है उसमें अगर हम परिवृत्त अगर बनाए तो वही हाइपोटेनस उस वृत्त का डायमीटर कहलाता है, अर्थात उस वृत्त का व्यास कहलाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास अगर इसको सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन ये है कि दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो वैल्यू दिया है, ये लंब, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए ए बी सी है। इस परपेंडिकुलर में इसकी वैल्यू दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। और आधार ये है यानी बेस ये है, इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछा है, लेकिन कैसे पूछा है, तो ये बोला है कि इसके वर्टेक्स से जो परिवृत्त बनेगा, परिवृत्त कैसे बनेगा, तो इसके वर्टेक्स से मिलाते हुए कोई एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त का जो क्या होगा, जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, परिवृत्त का व्यास होगा। अर्थात ये देखिए, ये मेरे पास इस वर्टेक्स यानी शीर्ष से गुजारते हुए एक हमने वृत्त खींचा और इस वृत्त में मान लीजिए ये जो रेखा है इस एक साइड से वृत्त में जो सर्किल होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर सेंटर से होते हुए गुजरती हुई जो लाइन होती है उसी को हमने क्या कहा कि वही डायमीटर होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो स्टूडेंट्स ये हाइपोटेनस का भी काम करती है। तो या तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समझ गए हो तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या तो फिर डायमीटर की वैल्यू फाइंड करिए। सिंपली आपको हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बताया था। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो आप तो ये समझ गए कि यही डायमीटर है, अर्थात यही जो व्यास है इसी की वैल्यू पूछा है। और इसी व्यास को हम दूसरे रूप में देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस अर्थात ये कर्ण भी होता है। तो हम कर्ण की वैल्यू अगर फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कह सकते हैं कि जो AC होगा वो इक्वल AC स्क्वायर जो इक्वल होता है वो किसके होता है, AB का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, BC का स्क्वायर। अर्थात हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर फाइंड करना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर। अब जानते हैं कि ये हो जाएगा 144 प्लस में 25 और ये देखिए AC स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा और AC की वैल्यू हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 169 और 169 का जो वैल्यू होता है अंडर रूट में तो वो होता है 13 और इसका आंसर आया मेरे पास 13। अब कह सकते हैं कि इसका डायमीटर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कर्ण की जो वैल्यू है कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो जो इसका लास्ट ऑप्शन था
ये जो लास्ट ऑप्शन था 13 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कैसे हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हमने बात किया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ आगे बढ़े तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये मेरे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा यदि आपको ये दिया गया हो कि यदि आपको AB इक्वल दिया गया हो कितना, 3 सेंटीमीटर, BC की जो वैल्यू दिया हो वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो CA है उसका वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर हो तो 5 सेंटीमीटर हो तो क्या करिए, उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है आपको। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य, अर्थात जो त्रिभुज है मेरे पास, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आपको वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए मेरे पास कुछ ये फिगर है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, AB और C, ABC ट्रायंगल है। AB की वैल्यू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और CA की वैल्यू दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये मध्य बिंदु है, तीनों साइड का जो मध्य बिंदु है ये है, तो तीनों साइड का जो मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली जो रेखा है, अर्थात उसके मिलाने पर एक ट्रायंगल जो बना है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। और स्टूडेंट्स आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जो बड़े वाले ट्रायंगल होते हैं, अर्थात जो बड़ा जो पहले से ABC का जो ट्रायंगल की जो वैल्यू, एरिया का जो वैल्यू होगा उसका 1/4 होता है, अर्थात 1/4 किसके, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो का फॉर्मूला बताए थे कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अर्थात ये ट्रायंगल का जो फार्मूला हमने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का, क्या, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हीरोज का फार्मूला है। इसको आपको हमने बताया था कि ये त्रिभुज का एरिया निकालने में काम आता है। चलिए इसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हमने देखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में अगर ये आपके पास आपको फार्मूला हमने बताया, तो इस फार्मूला को अगर देखें तो ये S का होता है,
बताइए, जो एस होता है वो क्या होता है, एस जो होता है वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, और ए बी सी क्या होता है, ये जो 3 4 5 जो वैल्यू दिया होता है। तो यहाँ से हम पहले एस निकाल लें, तो 3 + 4 + 5 अपान 2, 5 3 8 और 8 और 4 12, ये 12 अपान 2 यानी 6 आया एस की वैल्यू। आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया बराबर क्या होगा त्रिभुज का, अंडर रूट में एक्स की वैल्यू रखिए एस की 6, और 6 में से ए की वैल्यू क्या है 3, और 6 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, इंटू में एस की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, 6 में से 4 माइनस होगा क्या बचेगा 2, इंटू में एस की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5, और 6 में से 5 माइनस होगा 1। इस तरह से आपने देखा कि अंडर रूट में यहाँ इंटू है, तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, अंडर रूट में 36, अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी जो एरिया हुआ वो कितना हुआ 6 हुआ। और आपको पूछा क्या, ये तो एरिया है ट्रेंगल ए बी सी का, ये ट्रेंगल ए बी सी का एरिया है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है ट्रेंगल जो मिड पॉइंट को मिलाने पर जो बनी है, अर्थात ये मान लीजिए कि डी है, ये ई है और ये एफ है, अर्थात जो डी ई एफ का जो एरिया है उसको हमको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो डी ई एफ का जो एरिया होगा क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा अर्थात जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1/4 इंटू में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ये। तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 6 आया है, तो 6/4 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.5, और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में दिया था, अगर ऑप्शन आपको न दिए हों तो ऑप्शन चलिए आंसर होगा इसका कितना, तो 1.5, और 1.5 आपका आंसर करेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली या मिलाने से जो बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, और उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का 1/4 होगा वहीं मिड पॉइंट से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। मतलब कहने का ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छे से उसको देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे इसको सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को देखते ही उसका जो फिगर है इमेजिन करिए, अपने दिमाग में उसको इमेजिन करिए कि ये फिगर कैसे होगा। क्या इस फिगर को, अगर इसी फिगर की अगर हम बात करें तो इस फिगर को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फिगर में जो क्वेश्चन है उसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर इसका सेकेंड मेथड देखें, जैसे वैल्यू दिया है 3 4 5, और हम जानते हैं कि ये जो ट्रेंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए अगर हमने बात कहा कि ये राइट एंगल ट्रेंगल बना, ये कुछ इस तरह ए बी सी, ये है 3, ये है 4, ये है 5। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो साइडों का स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो हर समय राइट एंगल ट्रेंगल ही बनता है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर, 9 + 16 = 25, इधर भी 25 इक्वल में 25। यहाँ से आप कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रेंगल में आप अगर मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। और यहाँ पर ऊंचाई का जो काम करेगा वो क्या होगा, ये ऊंचाई के मतलब होता है बेस पर 90 डिग्री का क्या हो परपेंडिकुलर, वहीं हाइट होता है। ये मेरा हाइट हुआ, तो यहाँ पर 1/2 रख लेंगे, 1/2 रख करके आधार की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 3। तो इस तरह से क्या हुआ,
2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 आया। और उसके बाद इसका जब 1/4 करेंगे तो वही वैल्यू फाइंड होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल, बस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन का जैसे ही आपके दिमाग में इमेजिन अगर फिगर बन गया कि हाँ ये होगा, तो आप सिंपली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, अगर उसके आगे बढ़े तो हम देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया है ये कि किसी त्रिभुज के ABC के किसी त्रिभुज के ABC में जो एंगल है अर्थात जो कोण है, अगर एंगल की बात करें, एंगल जो कोण है इस प्रकार है कि जो फर्स्ट एंगल है वो है हमारा x + 15 डिग्री, जो सेकेंड है वो है 6x/5 + 6 डिग्री, और जो थर्ड एंगल है वो है 2x/3 प्लस में 30 डिग्री। ये क्या है मेरे पास, 3 एंगल है। हो तो त्रिभुज जो ABC होगा अर्थात जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज होगा। स्केलन होगा, इक्विलैटरल होगा, आइसोस्केलेस होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सेकेंड है आपका समकोण त्रिभुज। थर्ड है आपका समद्विबाहु अर्थात आइसोस्केलेस ट्रायंगल। फोर्थ है आपका समबाहु अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए फर्स्ट है आपका विषमबाहु त्रिभुज अर्थात स्केलन ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बताइए कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अर्थात किसी ट्रायंगल में ABC में जो कोण है उसका एंगल इस प्रकार दिया है कि फर्स्ट एंगल इतना, सेकेंड एंगल का जो वैल्यू है इतना है, थर्ड जो एंगल है उसका जो वैल्यू है इतना है। तो त्रिभुज ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होगा, और 3 एंगल देखिए आपको दिया है, एक एंगल फर्स्ट एंगल ये, सेकेंड एंगल ये, और थर्ड एंगल ये 3 एंगल आपको दिया है। 3 एंगल से एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि उस त्रिभुज में तीनों जो एंगल होता है अर्थात तीनों जो कोण होता है उसका जो योगफल होता है अर्थात सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180। तो अगर हम बात करें कि 180 होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि एंगल A प्लस एंगल B। सबसे पहले एक मिनट, अगर हम चलिए फिगर ना बना डायरेक्ट सॉल्व करें, प्लस एंगल C इक्वल टू दिया है कितना 180। एंगल A की हम वैल्यू मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट A है, जो एंगल A है ये B है और ये C है, कोई भी मान सकते हैं। तो एंगल A की वैल्यू रखिए, देखिए क्या है। तो एंगल A की जो वैल्यू है मेरा वो है x +
15 डिग्री प्लस एंगल बी जो है वो है 6x/5 प्लस 6 डिग्री। जो एंगल सी है वो है मेरे पास 2x/3 प्लस 30 डिग्री, और ये तीनों जो सम करने पर जो यू इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले जो x का टर्म है उसको एक साइड कर लें। तो देखिए यहाँ x, ये x और ये x, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3, और यहाँ देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 51। तो यहाँ कह सकते हैं, और ये 51 देखिए जब होगा तो प्लस में होगा, और जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस में 51 कर सकते हैं। बताइए इस साइड क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए 15, तो यहाँ होगा 15x प्लस में 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 18x प्लस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 अर्थात 10x इक्वल होगा कितना 180 माइनस 51 करेंगे तो कितना बचेगा 129 अर्थात 129। अब यहाँ बात करें तो देखिए 15x 18x 10x, अगर हम इन 15 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 43x/15 इक्वल टू 129। अगर x की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहे तो देखिए क्या होगा, x सबसे पहले तो ये 15 इधर जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा 129 इंटू में कितना 15 और अपान में 43 ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 15 था, ये डिवाइड में इधर पहले जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, उसके बाद फिर 23 को जब इंटू में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। बताइए 43 से 129 कितने बार में कैंसिल हो सकता है, 3 बार में हो सकता है। देखिए अगर बात करें 43 का 3 से तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12, तो 3 से क्या हुआ 3 और 15 3 जा 45 डिग्री, यानी कि स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू फाइंड हुआ कितना हुआ 45 डिग्री। अब यहाँ से हमने एंगल में इस x की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा, हर एक एंगल का मान फाइंड करेंगे और उससे हमको पता ये चलेगा कि ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, सॉरी जो एंगल है एंगल ए की जो वैल्यू है कितना है, एंगल जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास है x प्लस 15 डिग्री। अब ये x प्लस 15 डिग्री, x की वैल्यू पुट करिए कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल जो ए आया वो कितना आया 60 डिग्री अर्थात 60 अंश एंगल अर्थात कोण ए की जो वैल्यू हमको फाइंड हुआ। इसी तरह से हम एंगल बी की अगर बात करें तो देखिए एंगल बी में क्या दिया है, एंगल बी में दिया है हमको 6x/5 प्लस 6 डिग्री। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करिए तो 6 इंटू 45 डिग्री अपान 5 प्लस में 6, 5 9 जा 45, 9 6 जा कितना 54 प्लस 6 यानी ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। अब इसी तरह एंगल सी की अगर बात करें तो एंगल सी में दिया है मेरा 2x/3 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करिए तो 2 इंटू 45 डिग्री अपान 3 प्लस 30 डिग्री। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 15 और 15 2 जा 30, तो यहाँ से हमको मिला 30 प्लस 30 ये यानी कि 60। जैसा कि आपको ये देखने से पता चल गया कि जो एंगल ए है वो भी मेरा कितना है 60 डिग्री, एंगल बी भी मेरा 60 डिग्री है और एंगल सी भी मेरा 60 डिग्री है। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जब समान हो जाता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो हमारा कितना हो जाएगा
वो हमारा होगा समबाहु त्रिभुज, अर्थात कि हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन मेरा लास्ट ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन, वो मेरा समबाहु त्रिभुज का ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसका सभी एंगल क्या है, इक्वल है, और हम जानते हैं कि इक्वालेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड और तीनों जो एंगल होता है अर्थात कोण होता है वो क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये है कि बोल रहा है कि एक त्रिभुज है अर्थात ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी सी में जो ट्रायंगल है मेरा ए बी सी में अंतःकोण बी व सी के अर्धक के मतलब बाइसेक्टर, अर्थात कि दो बराबर भागों में बांटना। अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं जिसमें दिया है आपको कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। तो पूछा है कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू फाइंड करिए कि एंगल जो बी ओ सी होगा वो क्या होगा। और आपके पास जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन 95 डिग्री, जो सेकंड ऑप्शन है वो है 140 डिग्री, जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपके पास 135 डिग्री, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपके पास 125 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जो अंतःकोण है अर्थात जो इंटीरियर एंगल है बी व सी के अर्धक बिंदु अर्थात बाइसेक्टर जो पॉइंट होता है वो ओ पर मिलते हैं। सबसे पहले इस फिगर की अगर बात करें तो देखिए फिगर क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बोल रहा है कि अंतःकोण बी व सी के अर्धक बिंदु, बी और सी के अर्धक बिंदु के मतलब कि जो एंगल बी है इसका अर्धक बिंदु अर्थात बाइसेक्टर जो पॉइंट है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर अर्थात इस एंगल को बराबर भागों में बांटने वाला जो लाइन है, और उसी तरह सी को एंगल जो है उसके बराबर भागों में जो बांटने वाला लाइन है, इस पॉइंट को बात किया है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट ओ पर दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। और आपको यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू दिया है कितना, एंगल ए की वैल्यू दिया है 70 डिग्री। तो पूछा है कि जो एंगल मेरे पास बी ओ सी है अर्थात जो ये है बी ओ सी, यानी कि बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करना है आपको, अर्थात जो एंगल मेरे पास बी ओ सी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो चलिए देखें। सबसे पहले तो अगर बात करें हम कि देखिए अगर यहाँ पर हम ये कौन सा सेंटर होगा, बताइए ये कौन सा सेंटर होगा। अगर यहाँ पर बात किया है और आप जानते हैं किसी त्रिभुज के अगर एंगल को अर्थात कोण को जब दो बराबर भागों में बांटा जाए और उसका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो कौन सा सेंटर होता है, बताइए, इन सेंटर होता है अर्थात अंतःकोण केंद्र अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एंगल बी है इसको अर्धक किया गया है अर्थात बाइसेक्टर किया गया है, यानी कि जितना एंगल बी में जो वैल्यू ये होगा वही उतना ही वैल्यू ये होगा, सी में जो वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू ये होगा। अर्धक का मतलब ये होता है अर्थात बाइसेक्टर करना।
अब जब जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर एंगल को बाइसेक्टर करके जो सेंटर हमको प्राप्त होती है वो इन सेंटर होती है, अर्थात अंतःकोण होती है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक जो फार्मूला होता है मेरे पास वो ये होता है कि एंगल बी ओ सी अगर फाइंड करना है तो एंगल बी ओ सी बराबर हम कह सकते हैं क्या होता है, अगर ये एंगल पूछे ये, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 90 प्लस एंगल ए अपान 2, बस इतना, 90 प्लस एंगल ए अपान 2। अब 90 सोल्यूशन करिए, 90 प्लस एंगल ए की वैल्यू कितना है 70 है, तो यहाँ पर रख सकते हैं 70 अपान 2, यहाँ से आएगा 35 और 90 प्लस 35 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 125 डिग्री, और ये आंसर मेरा करेक्ट है। जैसा कि आपने देखा कि 90 प्लस 35 इक्वल 125, और ये फार्मूला कब कैसे होता है हम अभी आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपको समझाए। अगर मान लीजिए कि आपको फार्मूला से नहीं करना है, बेसिक मेथड से करना है, जैसे सब और क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल को दो भागों में बांटा गया, तो देखिए उस चीज़ों को देखें। तो मान लीजिए सपोज दैट इस एंगल को हमने x कहा और इस एंगल को भी हमने x कहा, और इस एंगल को y कहा और इस एंगल को भी y कहा। ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, इस बड़े त्रिभुज में ए बी सी में, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हम कह सकते हैं कि देखिए एंगल यहाँ से कि एंगल त्रिभुज, पहले सबसे पहले करिए जो ट्रायंगल है वो ए बी सी की अगर बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल जो बी और प्लस एंगल सी होगा वो कितना होगा 180 होगा। ओके, और एंगल ए की बात करें तो कितना दिया है, एंगल ए दिया है मेरे पास 70 डिग्री, प्लस एंगल बी का बात करें तो देखिए एंगल बी में अगर हम बाइसेक्ट किए हैं, अर्थात दो बराबर भागों में इसको बांटे हैं, तो एक्स और एक्स मिलकर कितना हो गया, बी पर तो है एंगल तो है एक ही, लेकिन इसको हम बाइसेक्ट करने की वजह से ये क्या हो गया, दो बराबर भागों में बट गया है। तो ये x और ये x मिलकर कितना हो गया 2x, प्लस सेम इसी तरह एंगल c को जब हम दो बराबर भागों में बांटे तो y और y मिलकर के कितना हो गया 2y इक्वल में 180। अब यहाँ से देखिए इस 70 को इधर लेके जाइए, माइनस में हो जाएगा, और इस 2x और 2y में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, और इक्वल में इस 70 को इधर लेके चले आए तो 180 माइनस में 70, तो यहाँ से आया 2x प्लस वाई इक्वल में यहाँ माइनस हुआ कितना बचेगा 110 यानी 110। अब यहाँ से देखिए x प्लस जो y की वैल्यू आया कितना आया 110 अपान 2 इक्वल में 55 अर्थात 55। x प्लस y का जो वैल्यू आया 55 आया। अब हम बात करेंगे जो ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल ये b, इस वाले ट्रायंगल में बी ओ सी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है देखिए यहाँ से ये बी ओ सी, छोटे ट्रायंगल की अगर बात करेंगे बी ओ सी में, तो देखिए बी ओ सी की अगर बात करेंगे तो बी ओ सी में, तो एंगल ए बी ओ सी की अगर बात करें तो एंगल आप जानते हैं इस ट्रायंगल में भी इस एंगल को और इस एंगल और ये एंगल तीनों मिलाकर कितना बनेगा 180 बनेगा। तो ये एंगल अर्थात एंगल बी ओ सी प्लस, अब देखिए x प्लस वाई तो होगा क्यों, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी की अगर हम बात करें, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, चलिए हम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एंगल बी होगा, एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जो सी होगा मेरे पास कितना होगा 180 होगा। एंगल बी की वैल्यू दिया है x प्लस एंगल जो ओ है, ओ तो मान लीजिए एंगल ओ की ही बात करेंगे हम, और प्लस एंगल सी की वैल्यू y, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो मेरे पास बी ओ सी होगा, अर्थात ओ की ही बात कर रहे हैं कि एंगल ओ को ही फाइंड कर रहे हैं, और जो मिड में होता है वही उसी का एंगल क्या होता है
वैल्यू फाइंड होती है। तो हम यहाँ पर एंगल जो बी ओ सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा मेरे पास कितना, एक्स और वाई, अर्थात प्लस एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, एक्स वाई की जो वैल्यू दिया है 55 दिया है, इक्वल में 180, यहाँ भी होगा 180। तो इस तरह से एंगल बी ओ सी आ गया 180 माइनस 55, और यहाँ से भी आया आपका 125। यहाँ भी देखें कि सेम उसी तरह 125, वहाँ भी हम देख रहे थे कि उस नियम से, फार्मूला से भी हमारा कितना आया था, 125 आया था। तो जो मेरा आंसर है कितना आएगा, एंगल बी ओ सी का जो आंसर आएगा वो वैल्यू कितना होगा, वो होगा 125। और ऑप्शन में फोर्थ जो ऑप्शन था मेरे पास 125, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए थोड़ा अगर बात कर लें हम इस क्वेश्चन को लेकर के, कि जो ये क्वेश्चन था इन सेंटर का, अगर इसको हम बात करें तो देखिए थोड़ा इसको अच्छे से समझिए कि मान लीजिए जैसे अंतःकोण की बात कर रहे हैं, अंतःकोण केंद्र की, सॉरी सेंटर की बात कर रहे हैं, केंद्र की, इन सेंटर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, हमने कहा ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी और सी। यहाँ पर एंगल बना एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहाँ का जो इसका इंटरसेक्शन जो बाइसेक्टर जो होगा, ये क्या होगा, एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा यहाँ आएगा इस पॉइंट पर। सेम इसी तरह इस सी को भी बाइसेक्ट करेगा, जो दोनों को बराबर भागों में यहाँ पर ये, और उसी तरह इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ये जो पॉइंट है मेरा, यही होता है क्या, अंतः केंद्र अर्थात इन सेंटर, और मान लीजिए ये ओ है। तो यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एंगल ए की वैल्यू दे दिया गया और एंगल बी ओ सी की वैल्यू पूछ दिया गया, अर्थात इसकी वैल्यू पूछ दिया गया। तो जो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एंगल बी ओ सी बराबर, अर्थात इसमें अगर पूछा जाए इस तरह का कि ये बी ओ सी की बात करें, एंगल ओ पूछा जा रहा है कि एंगल बी ओ सी कितना होगा, तो वो होता है 90 प्लस जो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू दी होती है, वो उस वैल्यू की क्या होती है, आधी होती है। अर्थात एंगल बी ओ सी बराबर हम कह सकते हैं कि 90 प्लस एंगल ए अपन 2, यही फार्मूला होता है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, एक्स वाई पुट करके उस तरह भी आंसर आ सकता है। और ये अगर फार्मूला आपको याद रहेगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, समय का बचत रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक्स का क्या कैसे माने, वाई कैसे माने। हो सकता है कि उसमें आपको एक्स वाई मानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कहीं मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए। और इस फार्मूला में सीधे सीधे आप 90 प्लस एंगल ए की जो वैल्यू दी रहेगी उसके आधा करके जोड़ देंगे, ओरली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी ट्रायंगल में अगर हमने कहा कि इस साइड को, यानी कि जो ए बी साइड है, ये ए बी को कुछ बढ़ाया और बी सी को आगे बढ़ाया। जैसे मान लीजिए कि ये था मेरे पास फिगर कि ये त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर इसका बाइसेक्टर जो होगा एंगल का, ये होगा कुछ इस तरह, ये सेम यहाँ भी होगा बाइसेक्टर इस तरह। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये तो वो है, अगर हम इस लाइन को कुछ आगे की तरफ डॉट डॉट बढ़ाएं, इस लाइन को कुछ हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो कुछ इस तरह होगा, ये सेम इसी तरह इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक एंगल जो ये बाहर की तरफ जो एंगल बना, ये यहाँ पर भी बाहर की तरह एंगल बना, ये सी के पॉइंट पर, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस एंगल का है, मतलब इस एंगल में जो बाइसेक्टर जो होगा कुछ इस तरह आएगा,
इसका भी बाइसेक्टर कुछ इस तरह आएगा, और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओ डैश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस बी ओ सी में, अभी तक तो हम इसकी इंटीरियर की बात कर रहे थे कि बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए ऊपर हमने कहा था कि बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करना था ऊपर इसमें, लेकिन अब यहाँ पर इसी फिगर को हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा करके अब हम फिगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, उसका लेवल थोड़ा सा आगे की तरफ किए कि जैसे मान लीजिए कि ये बी ओ सी, अगर इस तरह आपको फिगर मिल जाए और यहाँ से पूछ लिया जाए कि बताइए एंगल जो बी ओ डैश जो सी है, ये बी ओ डैश सी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए क्या करेंगे। तो जो स्टूडेंट जो इसकी जो वैल्यू होती है ये जो वैल्यू होती है ना, वो कितना होती है, बस आपको एंगल बी ओ डैश सी जो होगा वो होगा 90 माइनस एंगल ए अपान 2। बस आपको अगर ऊपर की तरफ पूछे बी ओ सी की वैल्यू पूछे तो जो यहाँ एंगल होता है उसी का क्या 90 में हाफ करके ऐड कर देंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ वैल्यू पूछ दे, इसका बाइसेक्टर एंगल का करके पूछ दे कि अर्धक कोणों का जो मिलाने वाली जो बिंदु है यानी कि जो पॉइंट ओ है, ओ डैश है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अर्थात एंगल बी ओ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप 90 माइनस एंगल ए अपान 2 करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बच्चे कन्फ्यूजन होते रहते हैं इसमें कि कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है कि अगर इन सेंटर बन रहा है, अंतः केंद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो बी ओ सी होगा वो 90 प्लस एंगल ए अपान 2 होगा। और अगर बाहर की तरफ यहाँ पर बात की जा रही है कि बी ओ डैश सी की बात की जा रही है, नीचे की तरफ एक बात अगर होगी तो आप समझ जाइएगा कि 90 माइनस एंगल ए अपान 2 का यूज करना है, और उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह का जो कंसेप्ट होगा, आपको क्वेश्चन भी इस पर हम कराएं कि जो क्वेश्चन है कैसे होगा। देखिए इसी पर सेम क्वेश्चन था, ये वाले जो कंसेप्ट बताए थे ऊपर वाले पर, ये जो क्वेश्चन आपसे हम अभी करवाए थे कि ये था कि बोल रहा था ना कि जो ट्रायंगल है ए बी सी में अंतःकोण बी व सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, जिसमें एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री दिया था और एंगल बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करना था। देखिए जैसे ये ट्रायंगल था मेरे पास, ये एंगल ए की वैल्यू था कितना 70, एंगल बी और ओ सी को क्या किया था, बाइसेक्ट किया गया था, अर्थात अर्धक कोण बनाया गया था। दोनों को मिलाने वाली जो पॉइंट थी ओ, वहाँ पर वैल्यू पूछा था कि बी ओ सी। तो हमने क्या किया कि इस बी ओ सी को आपने देखा क्या होगा 90 प्लस एंगल ए अपान 2, तो सिंपली आप 90 में एंगल ए की वैल्यू 70 में जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा 35, 90 में 35 ऐड कर दीजिए 125। इस तरह से हमारा जो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया था, करेक्ट था। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें इस चीज़ों के जैसे माध्यम से हम बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत तरह के भिन्न भिन्न क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इधर से घुमाएगा उधर से घुमाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको हर समय माइंड में रखनी है। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगर इसी तरह हम बात करें, अभी अंतः केंद्र की बात किए, सेम हम अगर इस तरह बात करें किसका, सर्कम सेंटर का, अर्थात परिकेंद्र की अगर बात करें तो देखिए जो परिकेंद्र होता है, मान लीजिए परिकेंद्र, अर्थात सर्कम सेंटर की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर्कम सेंटर परिकेंद्र की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी। अब सर्कम से परिकेंद्र कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं कि इस वर्टिक्स से क्या करेंगे, सामने वाले पर लंब डालेंगे, यहाँ पर इस साइड पर हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री होगा,
सेम इसी तरह यहाँ से हम सामने लंब डालेंगे, ये मेरा 90 डिग्री होगा, और सेम इसी तरह यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये होगा मेरे पास क्या 90 डिग्री। ओके, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या, मान लीजिए ये जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है अर्थात परिकेंद्र होता है। अब मान लीजिए कि इसके वर्टेक्स से मिलाते हुए हमने एक क्या किया, एक सर्किल बनाया अर्थात एक वृत्त खींचा इस वर्टेक्स को मिलाते हुए। कुछ इस तरह वृत्त बना। अब समझिए कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो ये है ये BOC इसकी हम बात कर रहे हैं। अब समझिए कि जो BC है, BC सर्किल के लिए क्या है, इस परिधि जो हम अभी बनाए इस परिधि के लिए सर्किल के लिए BC क्या है, कॉर्ड है। आप जानते हैं कॉर्ड अर्थात जीवा है। ओके, कॉर्ड अर्थात जीवा है। अब जानते हैं कि BC क्या है, जीवा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीवा होती है ना, अर्थात यहाँ जो एंगल बनता है, इस एंगल पर जो बात करें, इस एंगल की मान लीजिए O है, अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल A जो होता है, इस एंगल A की जो यहाँ एंगल बनेगा इस एंगल A का दोगुना बनेगा, अर्थात जो भी वैल्यू होगा एंगल A पर उस वैल्यू का दोगुना हो जाएगा। किस पॉइंट पर, इसके केंद्र पर, अर्थात सर्कम सेंटर पर जो एंगल होगा। जैसे BOC की इसमें बात पूछ ले, जैसे मान लीजिए कि एंगल BOC पूछ ले, एंगल BOC पूछ ले कितना होगा, तो जितना वैल्यू एंगल A का होगा उसके दोगुना वैल्यू BOC का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एंगल दे दिया X, तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल BOC होगा, अर्थात जो एंगल BOC यानी कि इस एंगल की बात करें तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब परिकेंद्र की अगर बात करेंगे तो परिकेंद्र अर्थात सर्कम सेंटर में जो BOC अर्थात जो O की जो एंगल होता है वो एंगल A का क्या होता है, दोगुना होता है। जबकि इन सेंटर में हम देखे थे कि जो वैल्यू होती है BOC की वो 90 प्लस एंगल A का हाफ करके ऐड करना था, और इसमें सीधे आपको क्या करना है कि जो भी एंगल A का दिया रहेगा उसका दोगुना कर देंगे आप, उसका क्या हो जाएगा, एंगल BOC की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब हमने बात किया अंतः केंद्र अर्थात इन सेंटर, परिकेंद्र अर्थात सर्कम सेंटर। अब हम थोड़ा बात कर ले सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक के लिए। तो देखिए केंद्रक के लिए क्या है कि केंद्रक की अगर बात करें, केंद्रक सेंट्रॉयड की अगर बात करें तो केंद्रक सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं केंद्रक की अगर बात करेंगे तो ये ट्रायंगल है मेरे पास, और इसका जो मीडियन है ये, जैसे ये BC है, इसका मीडियन ये आया, इसका मीडियन इधर, और इसका मीडियन इधर, इसका मीडियन इधर, यानी ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, अर्थात जितना वैल्यू इसका रहेगा उतना ही वैल्यू इसका, क्योंकि ये मीडियन डाला गया है इस पॉइंट से C से। सेम A से अगर डाला गया इस साइड पर तो ये इक्वल हुआ, अगर B से डाला गया इस साइड पर तो ये इक्वल हुआ। ओके, ध्यान दें इसमें जो होता है आंसर नहीं दे सकते कि इसकी वैल्यू जो हमारा A होगा, ये अगर BOC की अगर बात करें इसमें, जैसे मान लीजिए O है केंद्र, जो सेंटर है O है, अगर इसमें हम BOC की बात करें तो इसमें हम आंसर नहीं दे सकते। इस जो सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक होता है, उसमें हम BOC को फाइंड नहीं कर सकते। तो नोट लिख सकते हैं हम क्या कि केंद्रक में हम आंसर नहीं दे सकते या आंसर फाइंड नहीं कर सकते,
ओके, देखिए सेंट्रॉयड में आप फाइंड नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह से कंफ्यूजन मत होइएगा। हमने बताया इन सेंटर में, इन सेंटर को भी बताया कैसे होता है, सरकम सेंटर परिकेंद्र को भी बताया कैसे होता है, और केंद्रक को बताया कि केंद्रक में ये फाइंड नहीं होता है। अब बचा हमारा एक और सेंटर, अर्थात लंब सेंटर की अगर बात करें तो लंब सेंटर, लंब केंद्र की अगर बात करें तो लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर। देखिए जैसे मेरे पास है लंब केंद्र, लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर। अगर ऑर्थो सेंटर की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। लंब केंद्र क्या होता है, तो लंब केंद्र आप जानते हैं कि यहाँ से लंब डाला गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और यहाँ से भी सेम आएगा इस तरह, ये परपेंडिकुलर, और सेम इस तरह इधर भी जाएगा, यहाँ बनेगा क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये लंब हुआ। इधर बढ़ा लीजिए। अब हम बात करें कि देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है और यहाँ पर ओ पॉइंट है। अगर हम इस एंगल की बात करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर कर लीजिए। अगर इस एंगल की बात करें, इस एंगल की ओ की, अब हम कैसे कहें कि बी ओ सी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसमें बी ओ सी क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट, आप इस पॉइंट को मान लीजिए ई, इस पॉइंट को मान लीजिए आप एफ, इस पॉइंट को आप ओ है, ये ए है। देखिए 4 पॉइंट हो गया। अब 4 पॉइंट में अब ये कह सकते हैं कि जो ये है मेरा, देखिए यहाँ से ये जो ये है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये है। कुछ समझ में आया? ये क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यानी ए ई ओ एफ ए मिलकर क्या बन रहा है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स है मान लीजिए। ओके, तो देखिए एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ ई पर, एक एंगल यहाँ एक्स, और एक एंगल यहाँ एफ। तो ये 4 एंगल मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कंफ्यूजन ये मत होइए कि एक्स कहाँ से आ गया। देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट था, वो नीचे की तरफ बनाए थे, और बी ओ सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम ये देख रहे हैं कैसे निकलेगा। तो ऊपर भी एंगल बनेगा, तो ऊपर एंगल को हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट पर जो ऊपर एंगल बनेगा एक्स बनेगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए कि जो ए ई है, यानी साइड ए ई, उसके बाद ई ओ, ओके, इस पॉइंट को तो हमने ओ माना है ना, ये तो एंगल की मान एक्स है, लेकिन पॉइंट है ओ, तो यानी ई ओ, तो हम कह सकते हैं ई ओ, उसके बाद ओ एफ, जो ओ एफ है, इस साइड की बात कर रहे हैं, अर्थात भुजा की बात कर रहे हैं हम। ओके, ये साइड की बात कर रहे हैं, भुजा है ए ई ओ एफ, उसके बाद एफ ए, ये क्या है, एक ये चारों जो भुज साइड है वो मिलकर एक क्या करेगा, एक चतुर्भुज बना, एक चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटरल है कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है,
योगफल 180 नहीं, योगफल 360 होता है, यानी 360 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन करें। आपको पता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें AEOC में, मतलब यहाँ हम लिखें कि अगर चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल AEOF ए में अगर बात करें, ए में देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 एंगल होगा। कौन कौन सा? एंगल ए, एंगल ई, एंगल ओ, एंगल एफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता है ना कि क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जो एफ होगा वो कितना होगा, 360 होगा। भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब एंगल ए की वैल्यू कितना है, कुछ पता है? एंगल ए की वैल्यू नहीं दिया है, तो चलिए एंगल ए को एंगल ए ही रहने दें। एंगल ई के जगह देखिए, एंगल ई क्या है, आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए हम डाले हैं तो ये 90 डिग्री पे होगा, एंगल यहाँ पर बना है तो 90 डिग्री। सेम एंगल ओ पर क्या है, एंगल ओ पर हम एक्स रखे हैं तो यहाँ पर रहने दीजिए एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ पर क्या है, एफ पर भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री इक्वल में 360। समझ में आया? एंगल ई कितना है, 90 डिग्री, एंगल ओ पर कितना है, x डिग्री, और एंगल एफ पर 90 डिग्री। एंगल ए नहीं दिया है तो एंगल ए को हम ए ही रहने दिए हैं। अब इस तरह से देख रहे हैं आप, क्या हो गया कि 90 और ये 90 मिलकर कितना हुआ, 180। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल एक्स जो होगा कितना होगा, 360, और 180 जब होगा पॉजिटिव में इधर इधर इक्वल का आएगा तो नेगेटिव में, यानी 180 यहाँ, तो हम एंगल एक्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम एंगल ए नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको एंगल ए से कोई मतलब नहीं है, हम निकालना चाह रहे हैं एंगल BOC क्या होगा। तो सेम अगर एक्स निकलेगा तो जितना ये होगा, अगर ये इसके साइड में है तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो देखिए एंगल x बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 180, 360 से 180 माइनस होगा 180, a इधर आएगा तो माइनस में एंगल a, यानी एंगल जो x होगा वो क्या होगा, एंगल 180 माइनस एंगल a होगा। अब बताइए कि अगर हम बात करें जैसे ये कि अगर हम बात करें कि एंगल x जो होगा मेरे पास 180 माइनस में एंगल a होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर इस x की वैल्यू कितना आया, 180 माइनस एक्स, तो भाई साहब नीचे भी क्या होगा, नीचे भी 180 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण से, जैसे हम ये जानते हैं कि ये है, ये जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। कि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल BOC होगा, BOC वो कितना होगा, 180 माइनस में एंगल A होगा। यहाँ से फार्मूला निकला और ये कंसेप्ट था आपका फार्मूला। और यही चीज़ आपको ध्यान में देना है कि अगर इस फिगर में हम BOC की बात करेंगे, लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर में अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल का एक निर्माण हो जाता है। और इस क्वाड्रिलेटरल के निर्माण से हम ये कह सकते हैं कि जो BOC है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि BOC की जो वैल्यू होगा वो होगा 180 माइनस में क्या, एंगल A। अब देखिए
इस तरह से हमने क्या देखा कि केंद्रक अर्थात सेंट्रॉयड में क्या होता है, फर्स्ट में सेंट्रॉयड, उसके बाद इन सेंटर भी देखे, सरकम सेंटर भी देखे, उसके बाद ऑर्थो सेंटर भी देखे। अर्थात सेंटर के बारे में जितने भी कंसेप्ट था हम आपको सब बता दिए, जितने भी कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था सब कंसेप्ट हम आपको बता दिए, कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद सबसे पहले क्या क्वेश्चन भी आपको हमने बताया कि सब क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व हुआ, कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको ये भी दिखाया। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और मेरा अगला नेक्स्ट कंसेप्ट जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में देखेंगे कि त्रिभुजों की जो सर्वांग समता होती है अर्थात कॉन्ग्रुएंसी होता है जो ट्रायंगल का, वो कैसे होता है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स आपको ट्रायंगल के बारे में हमने जो भी चीज़ें बताया या जो भी कंसेप्ट बताया आज हम उस चीज़ों को रिवीजन करिए। आपको कहीं भी किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन लग रहा है या प्रॉब्लम हो रही है कि ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि जो भी कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट आपके लिए। तो इसलिए हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़िएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ओके।